सुप्रभात बेटा, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मीरा का जो अध्याय था वो अपना पूरा हो चुका था। आज अपना तीसरा नया अध्याय है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी और रामनरेश त्रिपाठी की आज एक कविता है पथिक। उस पथिक कविता को अपन पढ़ेंगे। पथिक कविता में कवि ने एक पथिक के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का, प्रातःकालीन और रात्रिकालीन सौंदर्य का बहुत ही मनोरम यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है। तो सबसे पहले इनका थोड़ा सा परिचय है वो देख लेते हैं। कोई ज़्यादा विशेष परिचय नहीं है। बात करते हैं इनके जन्म की। तो जो रामनरेश त्रिपाठी थे, रामनरेश त्रिपाठी का जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म था जौनपुर उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर गांव में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी। रामनरेश त्रिपाठी थे, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर गांव के अंदर 1881 में हुआ था। इनकी बचपन से रुचि थी वो साहित्य के अंदर थी। पहले ये ब्रज भाषा में लिखते थे, ब्रज भाषा में प्रारंभ में। और लेकिन जैसे ही द्विवेदी युग में आए, द्विवेदी जी के संपर्क में आए महावीर प्रसाद द्विवेदी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद में उन्होंने कौन सी भाषा में लिखना प्रारंभ किया? खड़ी बोली हिंदी भाषा में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। रामनरेश त्रिपाठी हैं वो कौन सी युग के कवि हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन से युग के हैं बेटा? द्विवेदी युग के कवि हैं। रामनरेश त्रिपाठी कौन सी युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के क्या है? प्रमुख कवि हैं। इनकी 3-4 रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं हैं मानसी, पथिक, स्वपन और कविता कौमुदी। कविता कौमुदी 8 भागों में। ये इनकी क्या हैं? प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। मिलन है, पथिक है, मानसी मिलन हो रहे इसकी एक। ये इनकी प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। तो इनका जन्म 1881 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के जो जौनपुर ज़िला है, जौनपुर ज़िला के कोयरीपुर गांव के अंदर हुआ था। ये पहले ब्रज भाषा के अंदर कविताएं लिखा करते थे, लेकिन जैसे ही द्विवेदी जी के संपर्क में आए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए तो इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मानसी, स्वपन, पथिक, मिलन और कविता कौमुदी 8 भागों के अंदर। ये इनका एक छोटा सा क्या था? परिचय था। आज इनकी अपन कविता को पढ़ेंगे। पथिक जो कविता है, पथिक के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। देखो बेटा, पहला पद है और इस पहले पद में कवि एक पथिक के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम दृश्य है वो उपस्थित किया है। पथिक है वो समुद्र के किनारे खड़ा है और समुद्र के अपार सौंदर्य को देख करके क्या कह रहा है? प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, नूतन का मतलब नया, वेश का मतलब पहनावा, रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख, रवि मीन सूर्य, रवि के सम्मुख थिरक रही है, नाच रही है नभ में, आकाश में वारिद माला, इन बादलों की पंक्तियाँ। कवि कह रहा है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, कि कवि कह रहा है कि आकाश के अंदर बादल हैं वो उमड़ और घुमड़ रहे हैं। आकाश में बादल क्या हो रहे हैं? उमड़ घुमड़ रहे हैं।
और वो आकाश में उमड़ते घुमड़ते हुए बादल हैं, वो क्षण प्रति क्षण नवीन वेश बना रहे हैं। यानी उनके रंगों में भी क्या हो रहा है, क्षण प्रति क्षण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आकाश के अंदर बादल हैं, वो उमड़ घुमड़ रहे हैं, और वो उमड़ते घुमड़ते हुए जो बादल हैं वो क्षण क्षण के अंदर अपने रंगों के अंदर क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, बनाकर रंग बिरंग निराला, रंग बिरंगा वो क्या बना रहे हैं, एक नया परिवेश बना रहे हैं। और वो उमड़ते घुमड़ते हुए बादल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो वो सूर्य के सामने क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। सूर्य के सामने बादलों का जो समूह है वो क्या कर रहा है, नाच रहा है। कवि कह रहा है कि आकाश में बादलों के समूह को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो बादलों का समूह है वो प्रतिक्षण एक नया वेश बनाकर रंग बिरंगे और निराले रूप में सूर्य के सामने क्या कर रहा है, सूर्य के सामने क्या कर रहा है, नाच रहा है। आकाश के अंदर जो बादलों का समूह है वो सूर्य के सामने क्या कर रहा है, नाच रहा है। आकाश में उमड़ते घुमड़ते हुए बादलों का जो समूह है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो रंग बिरंगा और एक निराला रूप बना करके और मानो वो सूर्य के सामने क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। नीचे नीचे नील समुद्र मनोहर, कवि कह रहा है कि नीचे है वो नीला समुद्र है, अत्यधिक शोभायमान लग रहा है, अत्यधिक सुंदर लग रहा है। ऊपर नील गगन है तो ऊपर नीला आकाश भी अत्यधिक मनोरम लग रहा है, अत्यधिक सुंदर और सुशोभित हो रहा है। यानी वातावरण कैसा हो गया है, बहुत ही सुरम्य वातावरण हो गया है। नीचे है नीला समुद्र है, अत्यधिक सुंदर लग रहा है, ऊपर नीला आकाश अत्यधिक सुंदर लग रहा है। घन पर बैठ, यानी बादलों पर, घन पर बैठ बीच में विसरूं यही चाहता मन। कवि कह रहा है अपनी प्रिया से, कह रहा है कि हे प्रिय, इस मनोरम और सुंदर वातावरण को देख करके मेरा मन तो ये चाहता है कि मैं इन बादलों के ऊपर बैठ करके और इस धरती और आकाश के बीच में क्या करूं, विचरण करूं। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि कह रहा है अपनी प्रिय से कि हे प्रिय, इस सुरम्य और सुंदर वातावरण को देखकर तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बादलों के ऊपर बैठ करके और धरती और आकाश के बीच में क्या करूं, विचरण करूं। रत्नाकर गर्जन करता है। आगे कवि कह रहे हैं कि नीचे जो नीला समुद्र है वो क्या कर रहा है, गर्जना कर रहा है। मलयानील बहता है और मलय पर्वत के सारे बहने वाली मंद और सुगंधित हवा बह रही है। यानी कवि समुद्र और मलयानील को लक्ष्य करके कहता है कि नीचे समुद्र है वो क्या कर रहा है, गर्जना कर रहा है, और मलय पर्वत से बहने वाली जो सुगंधित और मंद हवा धीरे धीरे चल रही है। हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कभी अपनी प्रिय से कहता है कि ये प्रिय, मेरे मन में तो हमेशा यही उत्साह बना हुआ रहता है। हे प्रिय, मेरे हृदय में हमेशा यही हौसला, यही उत्साह बना रहता है। कौन सा? इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के, कि मेरे मन में तो ये हौसला, ये इच्छा हमेशा बनी हुई रहती है कि इस विशाल बहुत विस्तृत महिमा से युक्त समुद्र के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर। मेरा मन तो यही चाहता है कि इस समुद्र रूपी जो घर है, इस समुद्र रूपी घर के ऊपर आने वाली जो एक के बाद एक लहरें हैं, उन लहरों के ऊपर बैठ करके और उसके ऊपर विचरण करने का मेरा मन करता है। अर्थात उन लहरों पर बैठ करके ही मैं विचरण करना चाहता हूँ। ठीक है, ये पद। अगला पद देखते हैं। दूसरा पद है बेटा, और दूसरे पद में कवि क्या कह रहे हैं? पथिक है वो समुद्र के किनारे खड़ा है, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहा है और उसके ऊपर मुग्ध हो रहा है। निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। दिनकर का मतलब सूर्य। कवि कह रहा है कि सूर्य की प्रतिछाया है वो गिर रही है। सूर्य की जो आदि छाया है वो समुद्र के तल के ऊपर गिर रही है और आदि सागर की ओट में है। निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। कवि कह रहा है कि सागर तल पर निकलते हुए सूर्य की अधूरी प्रतिछाया उभर रही है, अर्थात आधा
सूर्य का जो भाग है वो तो समुद्र के ऊपर दिखाई दे रहा है और आधा समुद्र की ओट में है। आधा तो समुद्र के तल के ऊपर दिखाई दे रहा है और आधा समुद्र की किसमें है, ओट में है। तो वह इस प्रकार आधा सूर्य समुद्र के तल के ऊपर दिखाई दे रहा है और आधा सूर्य समुद्र की ओट में है। इस प्रकार ऐसा जो सूर्य है वो कैसा लग रहा है, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कि ऐसा चमकता हुआ जो सूर्य है वह सूर्य इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। यानी आधा सूर्य सागर की ओट में है। इसके इस रूप को देख कर के ऐसा लग रहा है, सूर्य के इस स्वरूप को देख कर के ऐसा लग रहा है कि मानो वह कमला यानी लक्ष्मी के कंचन मंदिर, सोने के मंदिर का क्या हो, कंगूरा हो, यानी उसका गुंबद हो। यानी सूर्य की आधी छाया तो उसके तल के ऊपर गिर रही है, सागर के तल के ऊपर गिर रही है, और आधी छाया सागर की ओट में है। सूर्य के इस रूप को देख कर के ऐसा लगता है कि मानो वह लक्ष्मी के सोने के मंदिर का चमकता हुआ क्या है, कंगूरा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, कवि कह रहा है। और वह सूर्य कैसा लग रहा है, वह सूर्य ऐसा लग रहा है कि मानो वह ये जो समुद्र है वह समुद्र देवता लक्ष्मी को धरती पर लाने के लिए, मानो उसने लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, उस लक्ष्मी की असवारी को उस धरती के ऊपर लाने के लिए समुद्र देवता ने, रत्नाकर ने, समुद्र देवता ने कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। मानो समुद्र देवता ने उसके लिए सोने की सड़क क्या कर दी हो, तैयार कर दी हो, सोने की सड़क बना दी हो। किसके लिए, लक्ष्मी की सवारी को धरती पर लाने के लिए। लाने को निज पुण्य भूमि पर, लक्ष्मी की असवारी, इस लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की सवारी को इस भारत की पुण्य भूमि पर लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। मानो समुद्र ने सोने की सड़क है वो तैयार कर दी है, क्योंकि प्रातःकाल के समय जब सूर्य की किरणें समुद्र के जल पर गिरती हैं तो वह गिरती हुई किरणें किसके समान लग रही हैं, सोने के समान लग रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मानो समुद्र ने लक्ष्मी सवारी को धरती पर लाने के लिए सोने की सड़क है वो तैयार कर दी है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर, कवि कह रहा है कि समुद्र है वो निर्भय होकर के, निडर होकर के, दृढ़ भाव से, मजबूत भाव से और गंभीर भाव के साथ क्या कर रहा है, गर्जना कर रहा है, बार बार गर्जना कर रहा है, बार बार गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, और एक लहर के बाद दूसरी लहर का आना कैसा लग रहा है, अत्यधिक सुंदर लग रहा है। ऐसा दृश्य है वो अत्यधिक मनभावक लग रहा है। एक लहर के बाद समुद्र में दूसरी लहर आती है तो ऐसा दृश्य है वो अत्यधिक सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कभी अपनी प्रियसी से कहता है कि हे प्रिय, हे कल्याण करने वाली, हे अनुराग से भरी हुई प्रियसी, तुम बताओ कि संसार में कौन व्यक्ति यहाँ से अधिक सुखों को प्राप्त कर सकता है, कि जितना सुख मुझे यहाँ पर मिल रहा है इससे अधिक सुख मुझे संसार में कहीं पर भी नहीं मिल सकता। इतना सुंदर, इतना मनोरम यहाँ का वातावरण है, प्राकृतिक परिवेश बहुत ही मनोरम बन गया है, तो इससे ज़्यादा सुख व्यक्ति को कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये बात तुम हृदय से क्या करो, धारण करो। तो ये दो पद हो गए बेटा, दोनों पद समझ में आ गए होंगे। अगले पद हैं वो अपने अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।